वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यूपीपीसीएस मेंस के लिए निबंध का जो प्रश्न पत्र होता है उसके लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं और पहला निबंध आपने वीडियो के माध्यम से देखा था। नैतिक मूल्यों का महामारी के दौर में क्या रोल है और किस प्रकार से उनका ह्रास हो रहा है, इस पर हमने चर्चा की थी और साथ ही हमने निबंध लिखने के लिए, अच्छा निबंध लिखने के लिए कुछ टिप्स वगैरह भी देखे थे। यहाँ भी हम वही काम करने वाले हैं। तो शीर्षक हमारा क्या है? एक राष्ट्र एक चुनाव, सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष। वन नेशन वन इलेक्शन की जो प्रपोजल पॉलिसी है, मतलब ये प्रस्तावित है, अभी आई हुई नीति नहीं है सरकार की, लेकिन सरकार ऐसा चाहती है कि चुनाव एक साथ हो और इसके कई सारे फायदे भी हैं। तो यहाँ हमें सिर्फ फायदे नहीं देखने हैं, साथ में उसकी जो नेगेटिव चीजें हैं, मतलब उससे क्या नुकसान हो सकता है, वो भी देखना है। तो जैसा कि पिछले वाले वीडियो में बताया गया था, अगर आपने पिछला नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारी अच्छी बातें बताई गई हैं। उसको पहले आप जब ग्रहण कर लेंगे तो आपको लिखने में सुविधा होगी। और ये जितने भी टॉपिक कराए जा रहे हैं ये महा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको एक बार देख कर जाइएगा। देखिए, प्रारूप पहले बना लेना चाहिए। शीर्षक चुनने के बाद जो अगला आपका कदम है वो प्रारूप बनाने का ही होता है, और प्रारूप रफ वर्क होता है, तो इसको कहीं पीछे बनाइएगा और बनाने के बाद जब काम हो जाए तो काट दीजिएगा। इसे फ्रंट पर नहीं बनाया जाता। यहाँ फ्रंट पर इसलिए बनाया है ताकि आप देखें कि किस प्रकार से बनाया जाता है। नीचे बनाते तो ध्यान आकर्षित नहीं होता, तो ये फ्रंट पर नहीं रहता है। इसकी डिजाइन आप खुद कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ जो बना है उसमें आप देखें कि पहले तो पृष्ठभूमि देनी चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव, ये शब्द कोई नया तो है नहीं। अपने देश में चुनाव पहले भी एक साथ हुए हैं, ये आप जानते ही हैं। आपने अगर पॉलिटी ध्यान से पढ़ी होगी तो आप देखते हैं, ठीक है। तो वहां से आपको उठाना है। अब वहां से आप उठाएं ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। पृष्ठभूमि यहाँ लिखा हुआ है, तो पृष्ठभूमि में आप सीधे सीधे जो प्रधानमंत्री जी की घोषणा थी, मतलब वो चाहते थे कि ऐसा हो, उन्होंने विचार व्यक्त किया था, तो उस चीज को या फिर नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको लगा सकते हैं। वो भी यहाँ अच्छा काम करेगा, शुरू करने का अच्छा तरीका हो सकता है। अब उसके बाद नीति आयोग की रिपोर्ट को आप पहले रख दीजिए, पृष्ठभूमि वही बन जाएगा। फिर पृष्ठभूमि आपको अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। पृष्ठभूमि बीच में डाल दीजिएगा कहीं, जहां मेन बॉडी है, मतलब जो मुख्य हिस्सा है निबंध का, वहां पे आपकी एक साथ चुनाव कब से कब तक हुए हैं और उसके बाद कैसे इसमें व्यवधान आया है, वो सब चीजें। इसके बाद नीतियों में विलंबन, मतलब चुनाव जब इधर उधर होते हैं, आगे पीछे होते हैं और फिर उसमें जो साइकिल उनका है वो गड़बड़ा जाता है, तो उससे नीतियां जो है वो विलंबित हो जाती हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी अटक जाती है। फिर आप देखें कि संघीय समस्या क्या है, मतलब इसमें कई सारे बिंदु हो सकते हैं, पहलू हो सकते हैं। तो संघीय समस्या क्या है? लोकतंत्र से विरोधी दृष्टिकोण इसका क्या है? मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव, ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन लोकतंत्र से अपोजिट भी इसके कुछ पहलू हो सकते हैं जो कि नेगेटिव है। तो नकारात्मक पक्ष यहाँ से आपको मिल जाएगा, उसको देखना है। उसके बाद जवाबदेही का अभाव। अब ये जवाबदेही का अभाव क्या है उसको हम लोग आगे जो पैराग्राफ है उसमें देखेंगे। निष्कर्ष आपको निकालना है। निष्कर्ष में ये करना होता है, जैसे कोई भी सरकार की प्रपोजल पॉलिसी हो या फिर आई हुई लागू कर चुकी हुई पॉलिसी हो, तो उसमें ये ध्यान देना होता है कि दोनों पहलू दिखाने हैं। नेगेटिव भी दिखाना है, पॉजिटिव भी दिखाना है, लेकिन झुकना पॉजिटिव की तरफ है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, हल्का सा, या मध्यम मार्ग निकालकर अपनी तरफ से कोई सुझाव दे देना है, ये और बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे, देखते हैं इसमें क्या लिखना चाहिए। अब यहाँ ज्वलंत मुद्दे से ही शुरू किया गया है, मतलब ये दिखाया गया है कि असल में एक राष्ट्र एक चुनाव की जो आवश्यकता है वो महसूस ही क्यों हुई। तो अभी सभी को याद होगा कि मार्च अप्रैल 2021 में चुनावी दौर चल रहा था। सारी राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत झोंक कर एकदम दल बल के साथ काम में लगी हुई थी और कोविड संक्रमण भी उसी समय पूरे उफान पे था। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ इतना ऊंचा हो गया था कि चुनावों पर कहीं से रोक नहीं लगी और चुनाव होते रहे, लगातार चुनाव होते रहे। उसी में कुंभ मेले का आयोजन हुआ और तमाम चीजें इस तरह की, मतलब सामूहिक आयोजन या सामूहिक जो जमावड़ा है उसके बहुत सारे नमूने देखे गए, जबकि संक्रमण एकदम अपनी पीक पर था। तो ऐसी कंडीशन में जो कोरोना संक्रमण है वो क्या होगा, फिर गति देने का उसे काम मिलेगा। चुनावी रैलियों से भी उसे गति मिली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनावी रैलियों से ही मिली, लेकिन ये भी एक वजह थी और बड़ी वजह थी। पानी की तरह पैसा बहाने के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने कदम पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं थी, कोई भी। यहाँ किसी एक का नाम नहीं है, सभी निजी स्वार्थ को सर्वोपरि रखकर उसी कठिन दौर में चुनाव संपन्न करा लिए गए। और उसके बाद की त्रासदी क्या हुई इससे जनता परिचित है। मतलब लोग ऐसे मरते गए, उन्हें रेत में ही अंदर दफन कर दिया गया, जलाने की जगह नहीं बची थी। ये कंडीशन थी। जो गंगा नदी थी उसमें पूरी लाशें बहकर आ रही थी, मतलब लाशों के पूरे ढेर बहकर आ रहे थे, ये स्थिति थी। तो महामारी का जो विभत्स रूप है वो पिछले साल दिखाई दिया चुनाव के बाद, क्योंकि संक्रमण एकदम बिगड़ चुका था, बुरी स्थिति में आ चुका था। और इस साल भी डरावना दृश्य दिखाई दे रहा है। अभी चुनाव सामने है, कई राज्यों में होने हैं, तो ये
फिर से रिपीट हो सकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब देखिए आप, इसलिए अब एक राष्ट्र एक चुनाव की जो विचारधारा है उस पर एक बार फिर से गौर फरमाना जरूरी हो गया है। देखते हैं इसमें क्या चीजें और हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि एक साथ चुनाव करके निर्वाचन प्रक्रम संपन्न करा लेने से जितनी भी समस्याएं लोकतंत्र में दिख रही हैं या जितनी भी महामारी से जनित समस्याएं हैं वो सब शांत हो जाएंगी, लेकिन कम हो सकती, और अगर कम हो सकती हैं तो इसका उपाय हमें करना चाहिए। अब इसका अगर विश्लेषण हम करें तो कुछ चीजें सामने आती हैं। मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव से फायदा क्या है, तो वित्तीय लागत कम हो जाएगी, और अलग अलग चुनाव कराने से वो क्या होता है, बढ़ जाता है खर्चा। ऑब्वियस सी बात है, एक साथ आप पूरा योजना बनाकर पूरी प्रक्रिया को संपन्न करा ले तो कम खर्चा आएगा, और छोटी छोटी योजनाएं बनाकर उन पर अलग अलग धन आवंटन करेंगे तो उनका खर्चा बढ़ जाएगा। ये सीधी मतलब सामान्य लॉजिक की बात है, तो वो चीज़ यहाँ फायदा मिलेगा। साथ में अलग अलग सत्ता सृजन करने के बाद प्रशासनिक ढांचा डेवलप करना होता है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि चुनाव में डिक्लेयर हो गया कि कौन पार्टी जीती, उसके बाद काम खत्म, माला वाला पहना लिए काम समाप्त हो गया। नहीं, असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। शपथ ग्रहण होगा, फिर नए तरीके से कैबिनेट डिजाइन होगी, और उसके बाद फिर अफसरों का लेन देन का सिलसिला शुरू हो जाएगा कि कौन सा अफसर कहाँ पे काम करेगा। मतलब पूरा जो प्रशासनिक तंत्र है उसको नई सरकार जो है वो अपने तरीके से डेवलप करती है, और यही सब उठापटक करने में पूरा जो आधा समय है वो बर्बाद होता है, और जो सरकारी नीतियां पहले से चल रही थी वो या तो धीमी हो जाती हैं या लटक जाती हैं। तो यही सब है। अब इसमें आप देखें कि क्षेत्रीय और छोटे स्तर के जो राजनीतिक दल है वो अपने लोकतांत्रिक हक और जो निजी वोट बैंक उनका है क्षेत्रीय स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर, उससे वंचित रह जाएंगे। ये एक नेगेटिव चीज़ है। और गेंद जो है वो राष्ट्रीय दलों के पाले में चली जाएगी। मतलब जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं वो यहाँ बाजी मार ले जाएंगी एक राष्ट्र एक चुनाव वाली अवधारणा में। तो कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। अब यहाँ थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले जाते हैं। तो एक राष्ट्र एक चुनाव कोई नई अवधारणा या आज की अवधारणा नहीं है, ऐसा बताया गया। 1983 से अस्तित्व में है। विचार, यहाँ पे विचार की बात हो रही है, एक साथ चुनाव कराने की बात नहीं हो रही है, वो तो और पीछे से। 1983 से ये जो विचार है ये चल रहा है, कई बार आ चुका है, कई बार जा चुका है। चुनाव आयोग ने ही इसका प्रस्ताव भी दिया था। इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगा कि ये करना चाहिए। गौरतलब है कि 1967 तक, ध्यान दीजिएगा, ये जो डाटा है ना, इसको जो डेट सही पता हो तो ही रखिएगा। अगर सही डेट ना पता हो तो डेट का जिक्र करने से बचिएगा, क्योंकि गलत लिखने पर नंबर भी कट जाते हैं। अगर ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली कब से एकल चुनाव पद्धति समाप्त हुई है या कब से शुरू हुई है, तो उसकी जगह आप सिर्फ शब्द से काम चला सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। तो गौरतलब है कि 1967 तक भारत में एकल चुनाव पद्धति थी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में प्रथम आम चुनाव जो 1951-52 में हुए थे गणतंत्र बनने के बाद, वो एक साथ हुए थे। और उसके बाद 57, 62, 67 के चुनावों में भी ये परंपरा जारी थी। लेकिन समस्या कब आई? कभी न कभी जब व्यवधान पड़ता है तभी इस तरह की व्यवस्थाएं टूटती हैं। तो समस्या तब आई जब 1968 और 69 में कुछ विधानसभाएं समय से पूर्व भंग हो गई। कुछ विधानसभाएं जो है राज्यों की, वो समय से पहले टूट गई, और 1970 में लोकसभा समय से पहले भंग हो गई। तो अब क्या हुआ? व्यवधान पड़ा। नतीजा ये हुआ कि 1971 में फिर से री इलेक्शन होना, मतलब फिर से चुनाव कराने पड़े। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अस्त व्यस्त और जो ये पूरा क्रियान्वयन था, मतलब इनका बनना बिगड़ना था, उसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव का जो पूरा एकल चक्र था वो डिस्टर्ब हो गया, बाधित हो गया, और फिर राज्यवार निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई। ये पूरा मामला है। अब आइए थोड़ी सी तारीफ कर लेते हैं। तारीफ का मतलब ये है कि पॉजिटिव चीज़ों को देख लेते हैं। तो एक साथ चुनाव कराने के फायदे तो है ही है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। हमारी भारत सरकार का वैचारिक कोष मशीनरी, मतलब जो थिंक टैंक आप कहते हैं, यहाँ हिंदी है, अंग्रेजी जब आएगी तो उसमें थिंक टैंक आप देखेंगे। तो नीति आयोग अपनी समीक्षात्मक रिपोर्ट में मुक्त कंठ से इस प्रणाली की प्रशंसा करता है। जो थिंक टैंक है सरकार का, वो इसे पूरा समर्थन दे रहा है, और समर्थन देने योग्य ये पॉलिसी है भी। लेकिन प्रत्यक्ष नजर आने वाली खामियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके कुछ दुर्गुण भी हैं। दुर्गुण क्या है अब देखते हैं। पहले तो यहाँ बिहार का जिक्र किया है, आइए देखते हैं क्यों। तो बिहार जैसे बड़े राज्य में, बड़ा राज्य का मतलब यहाँ जनसंख्या वाइज, आकार के हिसाब से नहीं, तो बड़े राज्य में बजट की लागत उतनी ही विस्तारित हो जाती है। प्रत्यक्षतः 300 करोड़ रुपए का जो चुनावी आयोजन है वो करना पड़ता है। मतलब यहाँ क्षेत्रवार कितना खर्चा होता है वो दिखाया जा रहा है। असल में सरकारी तंत्र क्षेत्रीय स्तरों पर भी चुनाव संपन्न कराने से मतगणना और परिणाम जारी होने तक एड़ी और चोटी का जोर लगाकर जुटा रहता है। मतलब जो पूरा सरकारी अमला है, पार्टियां तो चुनाव लड़ती हैं, अपना झंडा वंडा लेकर घूमती हैं, प्रचार करती हैं, पर्चा दाखिल करती हैं, लेकिन चुनाव संपन्न कराने का जो पूरा प्रक्रम है वो प्रशासनिक कंधों पर होता है। मतलब प्रशासनिक उत्तरदायित्व होता है। अब यहाँ प्रशासन अपने बाकी जरूरी काम छोड़कर पहले पोलिंग बूथ पर अपना जो पूरा फोकस है उसको किए रहता है कि चुनाव किसी भी प्रकार से शांतिपूर्ण हो जाए, नहीं तो उसके लिए भी तलब होगा।
तो वो चीजें हैं। और ये जो पूरा काम है इसमें घंटों की कोई गिनती ही नहीं है, चुनावी घंटे तो असंख्य हैं, कई सारे। अब देखिए, यह चुनावी घंटे असल में मानव घंटे। कहने का मतलब ये है कि ये जो चुनाव में लगने वाला इनका पूरा समय है अधिकारियों कर्मचारियों का, जिसमें कि वो कुछ और अनदर सार्थक काम करते, तो वो यहाँ बर्बाद हो रहा है। मतलब ये इनकी जिंदगी से जा रहा है, मतलब उतना उनका सर्विस का जो समय है वो इसमें खप रहा है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि चुनाव में कितना लगता होगा, लेकिन हर बार 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 जब 5-5 साल पे या 5 साल पे, तो मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव हुआ, फिर विधानसभा चुनाव बीच में आ गया, जैसे लोकसभा वाला भी हो चुका है, विधानसभा वाला फिर होना है, तो इसका बार बार आयोजन कराने में समय तो लगेगा, और उसी समय की बात हो रही है। अब देखें, हर व्यक्ति विशेष की दिनचर्या से चुनाव प्रक्रम, यहाँ आप देखें चुनाव प्रक्रम में कुछ न कुछ घंटे जो है वो उधार ले लिए जाते हैं। मतलब एक आम आदमी को भी चुनाव में कुछ न कुछ अपनी तरफ से समय की आहुति देनी पड़ती है। अब एक राष्ट्र एक चुनाव वाली जो प्रणाली है, ये हो जाने से एक कई बार चुनाव होंगे तो ज्यादा समस्या होगी नहीं, 5 साल में एक बार सिर्फ होना है तो ज्यादा समय नहीं देना है। अब इसके बाद देखिए, चुनाव प्रक्रिया एक बार शुरू हो जाने के बाद, अब देखिए इसमें होता क्या है, पहले से चल रही योजनाएं और वह योजनाएं जिन पर कि धन आवंटित हो चुका है, दोनों ही क्रियान्वयन उनका अभी शुरू किया जाना बाकी है, तो ये दोनों ही सब क्या होता है, अधर में लटक जाती हैं, यानी टंग जाती हैं। मतलब उनका या तो जो प्रोसेस है वो धीमा हो जाता है, और नहीं तो वहीं की वहीं ड्रॉप हो जाती है। फिर उसके बाद जब नई सरकार गठित होती है तो फिर वो क्रियान्वित होती है अपने तरीके से, ये चीज है। और ये जो नीतिगत पैरालिसिस है, मतलब लकवा है, ये देश की प्रगति का शत्रु है। मतलब देश की प्रगति के लिए ही योजनाएं बनाई जाती हैं, और योजनाएं ही क्रियान्वित ना हो पाए तो ये दुश्मन ही कहा जाएगा। जितने चुनाव उतना ही नीति निलंबन विलंबन, मतलब जितना ही ज्यादा चुनाव होगा उतना ही क्या होगा, नीतियों में विलंबन भी होगा और उनका निलंबन भी होगा। तो एक राष्ट्र एक चुनाव, इससे हमें छुटकारा दिला सकता है। सुरक्षा बलों की अगर बात करें, सुरक्षा बल सिक्योरिटी के लिए होते हैं कि भाई वोट डालते डालते कहीं मार न कर ले, कहीं पोलिंग बूथ को ही कैप्चर न कर ले, बहुत कुछ संभावनाएं होती है। तो उसके लिए सुरक्षा के लिए वहां हमारे जो सैनिक हैं, मतलब सुरक्षा बल के सैनिक हैं, वो तैनात रहते हैं। तो उन्हें जगह जगह तैनात करके शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराना, परिवहन के सारे बंदोबस्त करना, मतलब पूरा उनके लिए इंतजाम करना कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रेवल कर सके, पोलिंग पार्टियों का स्थान स्थान पर भ्रमण, ये सब जो प्रक्रिया है, इन सब चीजों से निजात मिलेगी। और इस प्रक्रिया का लाभ यहाँ भी प्रत्यक्ष है, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा यहाँ भी मिलेगा। सुरक्षा बल अपना जो महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है उसको त्याग कर हर बूथ पर केवल बंदूक ताने 100 पीस बनकर रह जाते हैं। मतलब वो आप देखते हैं जब वोट डालने जाते हैं तो जो जवान होते हैं वो हाथ में बंदूक लेके एकदम स्टैचू की तरह बेचारे खड़े रहेंगे। उनके और भी जरूरी काम है, असली काम तो उनका सीमाओं को या जहां भी उनकी ड्यूटी है वहां उन्हें सुरक्षा देना है। लेकिन यहाँ पर वो अपना चुनाव प्रक्रिया में बझे हुए हैं, मतलब उसी में अपना बंदूक लेकर सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया है। इनका शारीरिक और मानसिक दोहन होता है। शारीरिक जो दोहन हो रहा है वहां पर ड्यूटी लगाकर, वो तो है ही है, साथ में मानसिक दोहन भी होता है। सरकारी अध्यापकों को बीएलओ बनाकर रजिस्टर थमा दिया जाता है। तो अब जब अध्यापक ही बीएलओ बन गए हैं, वो अपना बूथ की निगरानी कर रहे हैं और वहां पर रजिस्टर खोलकर सबका नामांकन करा रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने में लगे हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में फिर पढ़ाएगा कौन? जहां उनकी ड्यूटी थी वो पाठशाला खाली रहेगी, फिर बच्चे वहां पे मिड डे मील खाकर चले जाएंगे। तो ये स्थितियां हैं, मतलब यही होता है, ये रियलिटी। अब एक राष्ट्र एक चुनाव की जो व्यवस्था है उससे दिक्कतें दूर हो जाएंगी, मतलब ऐसा माना जाता है कि दूर हो जाएंगी। अब ये तो लागू करने के बाद ही कुछ चीजें पता लगती हैं कि सही में दूर हुई या नहीं। तो दूर का जो दृष्टिकोण है वो यही दिखाई देता है। अब नुकसान क्या है? इतना तो फायदा हमने बताया। सबसे बड़ा नुकसान संघवाद को होगा। ये सत्य अकाट्य है। यदि संघवाद जो है वो कमजोर होता है तो ये दीमक जो कि संघवाद को खोखला करेगी, वो लोकतंत्र को भी खाएगी। ठीक है, क्योंकि संघ के ढांचे, मतलब जो भारत संघ है उसी के ढांचे पर तो लोकतंत्र बना हुआ है, तो लोकतंत्र यहाँ अछूता नहीं रहेगा। और मौजूदा विधानसभाओं के कार्यकाल में मनमानी कटौती या सारे कार्यकालों को एक बिंदु पर लाने के लिए एक अप्रत्याशित वृद्धि की आवश्यकता होगी। मतलब या तो उसे काटना ही पड़ेगा, कार्यकाल को छोटा करना पड़ेगा, और नहीं तो बढ़ाना पड़ेगा। ये दोनों चीजें असमानता ले आएंगी। आलोचक अपना पक्ष रखते हैं तो एक हद तक ये जायज भी है कि चुनावों का एक बनावटी चक्र थोपने का ये राजनीतिक दाव है। मतदाताओं की पसंद या चयन का दायरा सिकोड़ने की साजिश है, मतलब उनके पास चयन के लिए बहुत कम विकल्प बचे, ऐसा ही होगा। सबसे बड़ा नुकसान क्षेत्रीय पार्टियों का होगा। जब एक साथ चुनाव होंगे तो मतदाता एक ओर झुककर वोट करेंगे और इससे सत्ताधारी दल जो है वो ज्यादा फायदे में रहेगा। ये आरोप है आलोचकों का, और ये एक हद तक सही भी है। अब इसके बाद देखें,
यहाँ पर एक और समस्या होगी जवाबदेही का अभाव, क्योंकि अब सत्तासीन जो लोग हैं वो 5 साल के लिए निश्चिंत हो जाएंगे, बार बार उन्हें परीक्षा नहीं देनी है। जैसे आपसे कह दिया जाए कि सिर्फ एक एग्जाम होगा, छमाही तिमाही कुछ नहीं होगा, सिर्फ सालाना परीक्षा होगी और उसमें तुम्हें नंबर मिल जाएगा, निश्चिंत रहो, तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। फिर जो पढ़ाई लिखाई है वो ठप हो जाएगी वहीं पर। तो इसीलिए परीक्षाओं का बार बार या टेस्ट या जो चेकिंग होती है उसका बार बार होना आवश्यक है। तो नेताओं का भी ये टेस्ट ही होता है। अब इस समय भयंकर परीक्षा उत्तर प्रदेश या जो विधानसभा है वहाँ नेताओं की होने वाली है। तो ये सब क्या है, उनकी परीक्षा है जिसमें उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर उससे बचने के लिए और 5 साल में अपनी शक्ल भी दिखानी होती है, जो जिनसे उन्होंने वोट वसूले थे उन्हें 5 साल बाद उन्हें अपना चेहरा भी दिखाना होता है। तो उनकी आलोचना भी झेलनी पड़ती है। तो उन आलोचनाओं से बचने के लिए वो तरह तरह के अपने सुधार कार्यक्रम करते हैं। तो इन सब चीज़ों से उन्हें निजात मिल जाएगी। मतलब 5 साल में एक ही बार ये काम करना है, तो अब वो 5 साल के लिए निश्चिंत हो जाएंगे, जवाबदेही का अभाव हो जाएगा। स्पष्ट है कि इस प्रणाली को लागू करने के लिए संविधान और विभिन्न कानूनों में एक बहुत बड़ा संशोधन करना ही पड़ेगा। और इस कार्य में संघवाद और लोकतांत्रिक ढांचे को ठेस न पहुंचे, इसका ध्यान रखना होगा। अगले आम चुनावों की निकटता के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण करना होगा और अगले लोकसभा चुनाव तथा राज्य विधानसभा चुनाव का एक दौर, बाकी राज्यों के दूसरा दौर 30 महीने बाद होना चाहिए। मतलब दोनों के बीच में 30 महीने का फर्क होना चाहिए, ये बताया गया है। ठीक है, समेकित तौर पर यह प्रक्रिया निश्चय ही लाभकारी है, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है इसे अगर सतर्कता पूर्वक नहीं प्रबंधित किया गया तो ये गले की हड्डी बनने में भी देर नहीं लगाएगा। तो इसलिए सावधानी से इसे करना है। ये प्रक्रिया अच्छी है, एक राष्ट्र एक चुनाव या चुनावी सुधार, इस तरह से भी शीर्षक आ सकता है। तो चुनाव सुधार में भी आपको इसका उल्लेख करना ही पड़ेगा। तो इस स्थिति में जो जितना भी प्रोसेस सरकार ने सोच के रखा हुआ है उसे थोड़ी सावधानी से लागू करने की आवश्यकता है और एक बार उसकी ढंग से समीक्षा करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है। आप चाहें तो इसमें फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से निबंध को आकर्षक बनाया जा सकता है। तो इसमें इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।